नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। बिहार के मुजफ्फरपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने रैली के दौरान नीतीश कुमार और आरजेडी पर जमकर हमला बोला। एक को प्रधानमंत्री बनना है और दूसरे को बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। मैं दोनों को कहने आया हूं, नीतीश बाबू प्रधानमंत्री छोड़ दो। इंडी अलायंस ने तो आपको संयोजक भी नहीं बनाया, आप कहीं के नहीं रहे। मैंने पहले ही कहा था, आप माने नहीं। तेल और पानी कभी इकट्ठा नहीं होते हैं, अलग अलग ही रहते हैं। आगे भी देखिए लालू जी आपकी क्या गत कर रहे हैं, क्या गत कर रहे हैं। हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं मित्रों। 2014 में बिहार की जनता ने मोदी जी को 31 सीटें दी और 19 में 39 सीटें दी। इस बार 24 में एक का कमी रह गया है। 24 में 40 की 40 सीटें मोदी जी की झोली में डाल दीजिए। और मित्रों, इससे भी बड़ा विनती है कि 2025 में इस बार कमल फूल की सरकार बनानी है, भाजपा सरकार बनानी है। क्योंकि आपने जब आशीर्वाद दिया, एक पलटू राम ने पलटी मारकर जनादेश का द्रोह किया। मुझे बताओ, आपने लालू जी के जंगल राज के खिलाफ वोट दिया था या नहीं दिया था? जोर से बोलो, दिया था या नहीं दिया था? ये पलटू राम प्रधानमंत्री बनने के लिए बिहार के जनादेश के साथ द्रोह करे है। और बिहार को एक ही एजेंडा है, नरेंद्र मोदी का विरोध करना। इन्होंने जब इनको शासन मिला तब 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करे थे और भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले नीतीश बाबू आज चार्जशीटेड लोगों के साथ सत्ता का सुख भोग रहे हैं। नीतीश जी शर्म करो। लालू की खिलाफत कर राजनीति की थी, आज लालू की गोदी में बैठे हो। माताओं, अमित शाह के आरोपों का पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देश के गृह मंत्री है, जी के आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनके भाषण से ऐसा लग रहा था जैसा उन्होंने कहा था कि 12वीं के बाद इंटरमीडिएट करा रहे हैं, 12वीं के बाद इंटरमीडिएट करवा रहे हैं। ये अमित शाह जी का मानना है और कहना है। एक तो हम कहना चाह रहे थे, अभी हम सुने, उनका बयान सुने हैं। हाथ हटाओ ना, उनका बयान सुने हैं। अब आराम से रहिए ना। उनका बयान ये सुने हैं, हटाओ ना हाथ। उनका बयान ये सुने हैं कि ये जातीय जनगणना में यादव मुसलमान लोग का बढ़ा दिया गया, बाकी सब लोग का कम कर दिया गया। तो हम तो यही कहना चाहते हैं, अगर इतना ही गलत अगर हुआ है अमित शाह जी, तो देश भर में करा ले, कौन रोका? और जितने जगह बीजेपी शासित राज्य है वहां भी करवा ले जाति जनगणना, काहे नहीं करा रहे हो भाई? और ये आप बताइए ना, केंद्र में जितने कैबिनेट मंत्री बिहार से, वो कौन है? ओबीसी है कि अति पिछड़ा है? जितने बीजेपी के मुख्यमंत्री ओबीसी है, कितने ओबीसी है और कितना अति पिछड़ा, जरा बता दो। कोई बकवास की बातें जो है उन्हीं के मुंह से शोभा देती है। सारा को ना थोड़ा नीचे कीजिए। यहाँ केवल जो है बकवास बोलने आते हैं, झूठ बोलने आते हैं, कुछ है नहीं उनके पास कहने के लिए। अब यहाँ कलम बांटा जा रहा है, नौकरी बांटी जा रही है, तो उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे। बताए देश में बट रहा है कि नहीं बट रहा नौकरी? बताए उनके प्रदेश में नौकरी बट रहा है कि नहीं बट रहा? नौकरी जहाँ दी जा रही है वहाँ जंगल राज हो ही नहीं सकता, वहाँ मंगल राज है। जहाँ नहीं दी जा रही है नौकरियां, वहाँ जो है जंगल राज है। ये समझना चाहिए। पानी की बात कर रहे हैं।
पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के सिवनी में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कांग्रेस को जमकर घेरा। हमारे एमपी को सुशासन की निरंतरता चाहिए। हमारे एमपी को विकास की निरंतरता चाहिए और इसलिए मध्य प्रदेश कह रहा है, मध्य प्रदेश एक स्वर से कह रहा है, भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो विकास है, भाजपा है तो बेहतर भविष्य है। और मध्य प्रदेश से एक ही आवाज सुनाई दे रही है, मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा कह रहा है, एमपी के मन में, एमपी के मन में, एमपी के मन में और मोदी के मन में, मोदी के मन में, मोदी के मन में। और इसलिए फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे पीएम मोदी ने राजनांदगांव में डोंगरगढ़ में मां बम्बलेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की और चुनाव में जीत का आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने किए मां बम्बलेश्वरी के दर्शन, जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रही हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनांदगांव के ही चंद्रगिरी में जैन मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा की और संत विद्यासागर महाराज से मुलाकात भी की। पीएम मोदी ने उनसे काफी देर तक बातचीत की। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ के सुकमा में रैली की, जहां राम मंदिर के मसले पर कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। कांग्रेस तो नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। क्या कांग्रेस चाहती थी? क्या अगर कांग्रेस चाहती तो 1947 में, 48 में, 51 में, 52 में, 53 में, 54 में या उसके बाद भी लंबे समय तक उनकी सरकार रही, उन्होंने कभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं करने दिया, विवाद खड़ा किया, राम भक्तों को मरवाते थे, पिटवाते थे, उनके सहयोगी गोली चलवाते थे। कभी उन्होंने राम मंदिर के निर्माण का कार्य नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो कहा कि राम तो हुए कि नहीं हुए हम तो ये भी नहीं जानते। यानी भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रहे थे लोग। तो इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके सम्मान की रक्षा करेंगे? कैसे आपकी आस्था का ख्याल लोग रखेंगे? इनसे उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। याद रखना, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उत्तर प्रदेश में मुझे अवसर मिला, डबल इंजन की सरकार आई, राम मंदिर की सारी बात हुई। एमपी के टीकमगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने लोगों से कांग्रेस को वोट नहीं देने की अपील की। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस चालू पार्टी है। को रिफाइंड तेल दिया, राशन में यहां मिल रहा होगा आपको भी, राशन में जो मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा राशन में, तो बीजेपी को वोट क्यों दोगे तुम? कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं।
अरे भाई, जिनकी उम्र 80 साल हो वो कैसे पहचानेंगे आपको? आप बताओ, हम कोई नाराजगी नहीं है किसी से, लेकिन हम ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि 80 साल के जो लोग होंगे वो कभी कभी पहचानेंगे नहीं। ये गलती हमारी है कि 80 साल के लोगों पे हम लोग भरोसा कर लिए कि वो हमें पहचान रहे होंगे। इसलिए साथियों, बहुत सावधान रहना आप इन लोगों से। ये सही, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन हमारी शुरुआत मध्य प्रदेश में ऐसी ही रहेगी। लगातार हम लोग काम करते रहेंगे और हमें भरोसा अपने बुजुर्गों पे भी है, नौजवानों पे भी है कि ये नौजवान हमारी मदद करेंगे, क्योंकि इनका हमारा साथ बहुत लंबा रहेगा। हम लोग जाति जनगणना कराना चाहते हैं। बताओ, आप लोग जाति जनगणना कराना चाहते हो कि नहीं कराना चाहते हो? इनकी बातों में मत आना, बीजेपी और कांग्रेस की बातों में। कांग्रेस भी जाति जनगणना कहने लगी है। ये इसलिए कहने लगी क्योंकि उनका जो वोट था, खुद का जो वोट था, वो सब बीजेपी में चला गया। उन्हें वोट लेने के लिए जाति जनगणना करा रहे हैं। हम समाजवादी लोग आपको हक सम्मान दिलाने। खबर एटा से है, जहां अवैध रूप से रह रहे 25 परिवारों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि सभी 25 परिवार असम के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वही एसएसपी राजेश कुमार सिंह ने छापेमारी की कार्रवाई की है। साथ ही एसएसपी की अगुवाई में अलीगंज, तिराहा और सकिट रोड पर भी पुलिस पहुंची। दुकानों से मिली आपत्तिजनक नशीली चीज वहीं भारी मात्रा में पहुंची पुलिस को देखकर भगदड़ मच गई। मामला कोतवाली नगर का बताया जा रहा है। कहाँ? यही के एड्रेस से बनवा लिया क्या? एड्रेस इसमें होता नहीं है सर। खबर रामपुर से है, जहां आजम खान को रामपुर पब्लिक स्कूल खाली करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है, जिसको लेकर डीआईओएस और बीएसए रामपुर पब्लिक स्कूल पहुंचे। साथ ही शिक्षक और अभिभावकों के साथ की बैठक उन्होंने बात सुनी अभिभावकों की और बताया कि जांच समिति अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपेगी। तो वहीं बीएसए ने बताया कि इस मीटिंग की रिपोर्ट बनाकर समिति उच्च अधिकारियों के सामने रखेगी तथा उसके बाद जो भी निर्णय होता है उसके अनुसार कार्य किए जाएंगे। अभिभावकों की मांग है कि ये सेशन पूरा हो जाना चाहिए। अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो सावधान हो जाइए, वरना आपकी जान पर बन आ सकती है। दरअसल दिल्ली की आबोहवा जहरीली हो गई है। आलम यह है कि AQI का स्तर रविवार रात 999 के पास दर्ज किया गया है, जो WHO के मापदंड से भी 200 गुना ज्यादा है। ये रिपोर्ट देखिए। सावधान सावधान सावधान, दिल्ली में रहते हैं तो हो जाइए सावधान, वरना लापरवाही आपकी जान पर बन सकती है। दरअसल दिल्ली की आबोहवा अब कोबरा के जहर से भी ज्यादा खतरनाक बन गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता रविवार की सुबह गंभीर श्रेणी में बनी रही। यहाँ शहर में घना जहरीला धुआं छाया रहा, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में इस हफ्ते लगातार चौथे दिन AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया, जिससे दिल्ली और NCR के इलाकों में रहने वाले दमा और सांस के मरीजों की टेंशन बढ़ गई है। वहीं लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, गले में खराश की समस्या महसूस हो रही है। दिवाली से पहले ही दिल्ली में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। हालात ये है कि दिल्ली के अशोक विहार इलाके में रात करीब 1 बजे AQI 999 दर्ज किया गया। बाकी इलाकों में भी प्रदूषण से हालात बदतर हो रहे हैं। लोधी रोड की बात करें या फिर एम्स की, इंडिया गेट हो या फिर कुतुब मीनार एरिया, इसके अलावा लाल किला का इलाका ही क्यों न हो, हर जगह जहर बन चुकी दिल्ली की आबोहवा ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पोल्यूशन की स्थिति ये है कि गले में तो लगी रहा कि सबको खराब है और आंखों में लगातार जलन हो रही है, पूरे दिन में जलन हो रही है। तो
लग रहा है कि हाँ भी अंदर कुछ लंग्स के अंदर भी इसका इन्फेक्शन हो रहा है, क्योंकि बहुत लोग बीमार हो रहे हैं इससे। महसूस हो रहा है जैसे आप तो काफी टाइम से आ रहे हैं? 4-5 दिन से ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो रहा है सबको, और यहाँ पार्क में घुसते ही जो है वो आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है। पोल्यूशन की स्थिति बहुत खराब है, सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। और लोधी गार्डन में जहाँ पे बहुत सारे लोग, लेडीज, बच्चे, जवान सब होते थे, तो उसकी वजह से बहुत कम, मेरे ख्याल 10% लोग ही लोधी गार्डन में आ पा रहे हैं। बिल्कुल सांस लेना भी बड़ा मुश्किल है। हम लोग इस उम्र में अपनी एक आदत है, वो सुबह का नियम है, हम आ जाते हैं, परंतु पॉल्यूशन की बहुत खराब स्थिति है। ये मेरी प्रैक्टिकल सोच है। हम लोधी गार्डन पीछे 20 साल से आ रहे हैं, इस साल सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है। वहीं नोएडा की बात करें तो नोएडा में प्रदूषण पर नकेल कसने के लिए प्रशासन ने भी कमर कस ली है। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से इस दिशा में कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। वायु प्रदूषण पर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने बताया कि पिछले 15 दिनों से हमने सड़कों से धूल कण साफ करने के निर्देश दिए हैं। एयर गन और वाटर स्प्रिंकलर लगातार चल रहे हैं। निर्माण कार्यों को भी रोक दिया गया है। निर्माण कार्य में निकले मलबे को ढक दिया गया है। ग्रैब के नियमों का पालन किया जा रहा है। जहां जहां नियमों के उल्लंघन हुए हैं, वहां अभी तक 48 लाख के चालान काटे गए हैं। पिछले 15 दिन से जो रोड में जितने भी डस्ट और सिल्ट है, इसको स्वीपिंग के लिए हम लोगों ने बहुत मेगा रैली शुरू कर दिया। तो मेन आर्टीरियल रोड, सब आर्टीरियल रोड और जितने भी रोड से हम लोगों ने टाइम शेड्यूल भी फिक्स कर दिया, और हमारे जितने भी सीनियर मैनेजर्स हैं उनको भी हम लोगों ने एक टाइम चार्ट दे दिया कि ये सारा चीज़ क्लीन होना चाहिए। और हमारा अथॉरिटी में जितने भी हमारा एयर गन्स है और वाटर स्प्रिंकलर्स है वो भी लगातार चल रहे हैं। सेकेंडली जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रहे हैं उनको भी हम लोगों ने नोटिस दे दिया, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हम लोगों ने रोक दिया। और कंस्ट्रक्शन जहाँ चल रहे उनका जो भी मटेरियल्स पड़ा हुआ है रोड में, सारा उसको हम लोगों ने कवर कर दिया। और इसी तरह जितने भी जो ग्रैब का जो रूल्स है वो वायलेशन ना हो, सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ वायलेशंस मिला है अभी तक 48 लाख का हम लोगों ने चालान काटा है और स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। एक तरफ जहां लोगों को जहर बन चुकी हवा से बचाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर जू में भी पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि जानवरों को भी इस जहरीली हवा से बचाया जा सके। हालांकि जून में अधिक पेड़ पौधे होने के कारण वहां के हालात दूसरे जगहों के मुकाबले बेहतर बने हुए हैं। To prevent that is one of the steps we take usually, and continuous watering and using of such jet sprays. So these are some of the steps we take to reduce the haze inside. However, as you know, the zoo has very good greenery. So when that greenery is there, so that oxygen influx is already quite good inside. So it doesn't impact much. The case of pollution impact is much where there is less of oxygen. Right. When it gets trapped and you are not able to breathe out. So that is not the case inside the. बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जहर बन चुकी दिल्ली की आबो हवा से लोगों को कब तक मुक्ति मिलती है। देखना ये भी होगा कि क्या दिल्ली की सरकार इस मामले में कोई ठोस कदम उठाती है या फिर राजनेता राजनीति ही करते रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।